2 महीने में 2000 किलोमीटर चलाने के बाद और एक लंबी राइड करने के बाद क्या मैं ये बाइक लेकर पछता रहा हूँ? और बाइक के बारे में इतना कुछ जानने के बाद क्या आप इस बाइक को लेना पसंद करेंगे? 2,30,000 की कीमत में आने वाली 250 सीसी की एडवेंचर टूरिंग बाइक, जिसका वजन सिर्फ 160 किलो है। मैं इस बाइक को चलाता हूँ सिटी में भी, टूरिंग पर भी, ऑफ रोड भी और अपने खेतों में भी। इस बाइक को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक सुजुकी ने कलर के अलावा कुछ भी अपडेट नहीं किया है इस बाइक में। 2025-26 में जहां पर और कंपनियां अपनी इतनी सारी बाइक लॉन्च कर रही हैं, अलग अलग टूरिंग बाइक के, वहां पर इस बाइक को लेना ठीक होगा? तो चलिए बात करते हैं राइडर्स के दिल की। तो शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट सीट से, क्योंकि बाइक काफ़ी ऊंची है और काफ़ी लोगों ने इस पर बैठकर मुझे ये बोला भी कि बाइक काफ़ी ऊंची है यार। मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच और जब मैं इस पर बैठता हूँ तो मेरे पैर यहाँ तक टिकते हैं। अब किसी की हाइट छोटी होगी 5 फुट 6 इंच 7 इंच, तो उसे मोड़ने में दिक्कत हो सकती है बाइक की। पर ऊंची होने का फ़ायदा भी है, ग्राउंड क्लियरेंस है जो वो सही देती है बाइक, कहीं पर टच होने की दिक्कत नहीं आती। इस सीट की एक दिक्कत है भाई, इस पे बैठते हैं ना तो पैंट तो इसके चिपक जाती है सीट के, पर बॉडी है वो आगे की तरफ निकल जाती है, तो पैंट ऐसे हो जाती है। और ये मैंने फेस कर रहा था काफ़ी दिन से, तो मैंने इसको कटवा दिया, सीट को यहाँ से कटवा दिया और इसके ऊपर हल्का फोम लगवा के इसको ठीक कर दिया। अब ये बिल्कुल बकेट टाइप हो चुकी है, इस पे बैठता हूँ तो आगे की तरफ स्लिप नहीं होता। अपने कंफर्ट को देखते हुए मैंने करवाया था, लेकिन अब ये मज़ेदार है भाई, अब इस पे बैठ के कितनी दूर भी चल सकता हूँ। अब बात करते हैं इसकी पिलियन सीट की। तो मैंने इस पर कई बार अपनी मम्मी को बिठाया भाई। अब जब भी वो बैठते हैं ना इस सीट पे, तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं, कितनी ऊंची बाइक ले ली, इस पे बैठा भी नहीं जाता। पर बैठने के बाद इसकी मैंने तारीफ भी सुनी है उन्हीं के मुंह से कि सीट तो कंफर्टेबल है, बैठने के बाद दिक्कत नहीं होती, बस बैठने में दिक्कत होती है। तो राइडर और पिलियन की दोनों की सीट बढ़िया है, आराम से बैठ में कोई दिक्कत नहीं होती भाई, बम में भी कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा फ़ायदा ये है कि बाइक की सीट है वो चौड़ी हैं, तो उसमें आप आराम से बैठे रहते हो, बम इधर उधर करने की दिक्कत नहीं पड़ती, जो कि और बाइकों में मैंने फेस की थी। तो कंफर्टेबल है बाइक बैठने में, बस थोड़ी ऊंची है। अब सीट के बाद दूसरी बड़ी चीज़ आती है भाई, हैंडल कितना कंफर्टेबल है। जो मैंने महसूस किया है भाई, तो इसका हैंडल थोड़ा सा नीचा है। ये चीज़ आपको चलाते समय महसूस होगी कि अगर थोड़ा ऊंचा होता तो शोल्डर पेन ना होते, और ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस होगी भाई सैडलिंग में, खड़े होकर चलाने में। फिर मैंने इसमें भाई हैंडल बार राइजर लगवा दिए 1.5 इंची के, तो उसने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इसको 100-150 किलोमीटर बड़े प्यार से चला लेता हूँ, मक्खन बिल्कुल बिना किसी थकावट के, बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है। तो यहाँ पर बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, हैंडल भी अपने अकॉर्डिंग और सीट भी अपने अकॉर्डिंग। तो सोफ़ा है बिल्कुल, बैठता हूँ और चलता जाता हूँ, मज़ा आ जाता है। इस बाइक की क्लच भी थोड़ी स्टीफ है भाई, जो कि स्टार्टिंग में लगती थी मुझे, अब ये नॉर्मल है क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका हूँ। अगर ट्रैफिक में हो आप और बार बार क्लच का यूज़ करना पड़ रहा हो, तो आपको महसूस होगा कि स्लीपर क्लच होती तो और अच्छा होता। इसके गियर के साथ भी वही सेम दिक्कत थी, ये टाइट थे, गियर लगाते हैं तो खट से आवाज़ आती। फिर इसके साथ भी इसका भी आदी हो गया भाई मैं, अब इसमें कुछ ऐसे लगता नहीं कि मुझे कि टाइट है। लेकिन अगर कोई और बैठेगा ना इस पे, तो पहली बारी में ही बोल देगा आपको ये इसके गियर इतने टाइट क्यों हैं। अब सबसे ज़रूरी बात है भाई, कितना देती है। कईयों का ये सवाल रहता है, मेरा भी था, काफ़ी लोग पूछते भी हैं। तो प्रैक्टिकली बात करें तो भाई, जो पहली सर्विस नहीं हुई थी इसकी, जब तक ये एवरेज दे रही थी भाई 33 की 34 की 35 की, जो कि इसका रनिंग पीरियड था, उसमें मैंने इसको एकदम से नहीं उठाया, बिल्कुल आराम से चलाया, ना इसको मतलब ऐसे सोचा कि इसकी टॉप स्पीड अचीव करूं मैं। तो 90-100 लास्ट था, वो भी बड़े प्यार से चलाया था मैंने, उस टाइम पे ये एवरेज दे रही थी। तो पहली सर्विस करवाने के बाद इसकी एवरेज बढ़ी है भाई, अब ये दे रही है 35 की, और ज़्यादा ही रफली चलाता हूँ तो फिर ये 34 की देती है। अभी हम रिसेंटली मध्य महेश्वर गए थे, तो वो पड़ा मेरे घर से जाना और आना 962 किलोमीटर, और उसमें इसने तेल पिया था भाई
₹2498 का, 2500 में 2 रुपये कम। वहाँ पर मैंने इसको हाईवे पे भी चलाया, बीच में सिटी वगैरह आई तो ट्रैफिक भी था, वहाँ पर भी चलाया, पहाड़ों पर भी चढ़े थे हम, तो वहाँ पर इसने एवरेज बढ़िया दी थी भाई, मतलब मन खुश कर दिया था। वहीं मेरी इंटरसेप्टर होती तो वो इससे दुगना तेल पी जाती। तो एवरेज के मामले में इसने दिल खुश कर दिया भाई। इसकी एक टंकी है वो 12 लीटर की है, जिसमें से मैंने ज़्यादातर बस 10 ही लीटर तेल यूज़ किया है हर बार, क्योंकि आजकल वो भी तो सिस्टम हो रहा है ना, फ्यूल पंप फूक जाए तो तेल आपको रखना पड़ेगा 2 से 2.5 लीटर। तो इसकी एक टंकी जिसमें 10 लीटर यूज़ करता था मैं तेल, वो चल जाती थी 350 किलोमीटर से ऊपर हर बार। मैंने ये 3 एक टंकी फिल करवाई थी भाई, तो हमेशा उसने ऐसी एवरेज दी है। तो एवरेज के मामले में बढ़िया है भाई, 250 सीसी की बाइक है, एवरेज बढ़िया दे रही है। इस बाइक को लेने का एक बड़ा कारण ये भी था, पहला बड़ा कारण, कि 250 सीसी की बाइक इतनी बड़ी एवरेज दे रही है तो फिर चाहिए ही क्या, और ऊपर से सुजुकी का इंजन। तो भाई पहला बड़ा कारण मेरा यही था इस बाइक को लेने का। अब कहने को तो इसमें 6 गियर हैं भाई, पर जो टॉर्क फील होता है ना वो होता है पहले 4 गियरों में। 0 से 100, 102, 103 बिल्कुल आराम से चली जाती है बिना किसी वाइब्रेशन के, ना ही कोई जर्क फील होता है, ऐसे लगता है जैसे बड़ी बाइक चला रहे हूँ। जिसके लिए सुजुकी फेमस भी है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, इंजन काफ़ी स्मूथ है। पर मैंने नोटिस किया है जैसे ही 103 की स्पीड आप क्रॉस करते हैं तो हल्की हल्की वाइब्रेशन इसके फुट में महसूस होने लग जाती हैं। तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको अलग से ही पता चले कि वाइब्रेशन घर ऐसे हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल मिनिमल सी। तो क्रूजिंग में भी एक नंबर है भाई, बिल्कुल मक्खन चलती है बाइक। आप इस बाइक को 100-110 की स्पीड पे पूरा दिन क्रूज कर सकते हैं। थकावट तो होगी क्योंकि इंसान है, पर इतनी थकावट नहीं होगी कि अगले दिन आपका बाइक चलाने का मन नहीं करे, इतनी थकावट नहीं होती। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मतलब बिना किसी पेन के पूरा दिन क्रूज हो जाती है बाइक आराम से बिल्कुल। थकावट ना होने का एक बड़ा कारण है भाई विंडशील्ड। ये दिखने में छोटी है, बाकी काम पूरा करती है। तो मैं देख रहा था कि मैं देखता हूँ इसका विंड ब्लास्ट कहाँ तक लगता है। अब बाइक थी 100 की स्पीड से ऊपर, तो मैंने चेस्ट के हाथ लगाया तो यहाँ पर कोई हवा महसूस नहीं हो रही थी भाई। गर्दन पे लगाया, यहाँ पर भी कोई महसूस नहीं हो रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर विंड ब्लास्ट लग रहा था इसका। यहाँ तक मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, अब इसके नीचे तक मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है, ये हवा नहीं लगने दे रही। यहाँ से ऊपर हवा लग रही है, ऊपर हेलमेट है। अब हेलमेट उस हवा को पास ऑन कर देता पीछे की तरफ, और मेरे पास एक्सोर का हेलमेट है, तुम्हें पता है बिल्कुल बड़ा शेल है उसका, गर्दन तोड़ देता है। लेकिन भाई इस बाइक पर पहली बार ऐसा हुआ कि उस हेलमेट ने मुझे तंग नहीं किया। बिल्कुल इसका पोस्चर ऐसे था अपराइट, और बैठ के बिल्कुल ऐसे रहता कि ना तो मेरी ऐसी गर्दन झुकी रहती ना ऐसे ऊपर उठी रहती, तो गर्दन मेरी इसलिए कम पेन हुई। अब मैं हेलमेट बदलने की सोच रहा, तो अब मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया कि नहीं बढ़िया हेलमेट ये ठीक है। और विंडशील्ड के बाद भाई इसके नक्कल गार्ड, तो ये माइनर एक्सीडेंट से बचाए ना बचाएं, पर ठंड में हवा से ज़रूर बचा लेते हैं, क्योंकि उंगलियां इनके पीछे छुप जाती हैं नक्कल गार्ड के इनके। और ये ब्लैक कलर के थे तो मैंने इन पे पेंट कर दिया, वाइट हो गए, मैच हो रहे हैं बढ़िया। पहली बार मैंने किसी बाइक में नक्कल गार्ड यूज़ किए हैं, ये थे उसके साथ ही आए थे, वरना मैंने आज तक लगवाए नहीं। हाँ, अब इनका जो फ़ायदा है वो मुझे पता चल रहा है भाई। उंगलियां बिल्कुल आगे से सुन्न नहीं होती, जो ठंड में एकदम सुन्न हो जाती है ना, अकड़न सी ठंड, पकड़ा ही नहीं जा रहा है डल, ऐसा नहीं होता भाई, कहीं ना कहीं बचाव रहता है उंगलियों का। अब बात करें तो भाई बाइक की ब्रेक्स की, एबीएस की या फिर टायर की। जो पीछे वाला टायर है 140 सेक्शन का है, 140 70 17, और अगला टायर है भाई 100 90 19 का। अब पीछे वाला टायर 17 इंच का है, तो टायर मिलना आसानी से मिल जाता है टायर इसका, और अगला भी इजीली मिल जाएगा। अभी टायर पैटर्न दिखा दूं मैं तुम्हें, MRF के टायर हैं ये। अब टायरों का पैटर्न ये है भाई, ये ना तो प्रॉपर ऑफ रोड के लिए हैं, ना ही फिर आप सिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बीच के हैं। तो इनसे थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी हो जाता है और सिटी में भी ट्रैवल कर लेते हैं, इनसे कोई समस्या नहीं होती। और इस बाइक में एलॉय व्हील हैं। इस बाइक को खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था, इससे मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ। अब कई लोगों को स्पोक्स व्हील भी अच्छे लगते होंगे, मुझे भी लगे थे, पर आप
कई बार ऐसा होता है कि आप सोलो गए हो और पंचर हो जाए, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा दुखी ट्यूब वाले टायर ही करते हैं। तो ये इस दाम में एलॉय व्हील एक बढ़िया ऑप्शन लगा था मुझे। अब एबीएस और ब्रेक वो अच्छे हैं बाइक के, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की बाइट बढ़िया है। बस पीछे वाला थोड़ा और अपग्रेड हो सकता था, थोड़ी और अच्छी बाइट होती तो और बढ़िया होता, पर अभी भी ठीक है। एक जना चला रहा हो तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं इसके ब्रेक भी। अब कई लोगों के रिव्यू हैं कि मीटर कंसोल और बेहतर होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था भाई, ये तो सही बात है, क्योंकि बाइक और स्कूटी में कुछ तो फ़र्क देना चाहिए था सुजुकी वालों को। पर अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद नहीं भाई, जो नॉर्मल चीज़ें बताती है वो ठीक है, जो मेन मेन चीज़ें हैं ना वो सारा बता देती है ब्लैक एंड वाइट मीटर में। जैसे ट्रिप बी हो गया, फिर लाइव एवरेज होगी, बैटरी का वोल्टेज हो गया, और सुजुकी ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं आप इसको तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी बता देती है, किसका कॉल आ रहा है वो भी बता देती है, बस मैसेज नहीं बताती अभी तक। जहाँ तक मैंने देखा है तो मेरे को मैसेज का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, कॉल का मिल जाता है। तो मीटर ओके ओके है भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक रॉयल एनफील्ड की बाइक चलाई है या फिर ऐसी बाइक चलाई है जिनमें टाइम भी नहीं दिखाता था, वो तो टाइम देख के तो मेरे को और ठीक लग रहा है इसमें, क्योंकि टाइम भी दिख जाता है तो फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मीटर ओके ओके है। हाँ, बस थोड़ा अच्छा और हो सकता था इसका मीटर। सुजुकी को मीटर को तो थोड़ा अपडेट करना चाहिए भाई। अब मीटर के बाद बात करते हैं भाई लाइट की। तो लाइट अगर आपने फोकस ठीक सेट कर रखा है ना तो इसका फोकस काफ़ी दूर तक है, पर लाइट डिम डिम है, मतलब इतनी ब्राइट नहीं है कि आप इससे एकदम बढ़िया तरह देख पाओ। इसलिए मैंने ये फॉग लाइट लगवा रखी हैं दोनों एचजेजी की, ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें जला लेता हूँ। बाकी लाइट इतनी बढ़िया नहीं है इस बाइक की, खासकर ज़्यादा रात को। अगर आपको शाम तक चलाना है, 6-7 बजे तक चलाना है तो ठीक है, वरना फिर आपको एडवांस लगवानी ही पड़ेगी फॉग लाइट। साथ में इसके एक पोर्ट भी दिया गया है चार्ज करने के लिए डाटा केबल से। तो ये भी ऐसा है कि आप इसको, ये इतना बढ़िया नहीं है कि फास्ट चार्जर हो, लेकिन स्लो स्लो इतना चार्ज ज़रूर कर देगा कि आपका फ़ोन बंद ना हो, इतना चार्ज कर देता है ये। इस बाइक पर लगेज माउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती भाई। जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है 45 लीटर का टॉप बॉक्स, तो इसको लेकर भी गया था मैं, एकदम मतलब सफ़र ऐसा सुहाना हो गया था भाई, कोई समस्या मुझे नहीं आई इसको, जबकि मैंने भर रखा था। तो इस पे लगेज माउंट करने की कोई समस्या है ही नहीं भाई बाइक पे। सही है, आप इस पे चाहे पैनियर वगैरह भी मैं सोच रहा हूँ आगे लगवाने की, तो इसमें लगेज के लिए मुझे कोई इशू फेस करना नहीं पड़ा इस बाइक का। इस बाइक का एक कौन है जो कि मुझे तो लगा, बाकी औरों को भी लग रहा है, जो इसके शॉकर हैं भाई वो हार्ड हैं। आप प्रैक्टिकली बताऊं तो जैसे 100-150 सीसी की बाइक होती हैं, या फिर आप ये मान लो क्लासिक होगी, बुलेट होगी 350 सीसी की, उनसे तो अच्छे हैं, उनसे इसके शॉकर अच्छे हैं, अगले पिछले दोनों। पर अगर आप बात करते हैं एक्सपल्स की या फिर हिमालयन की, जो दोनों हिमालयन है उनकी 450V 411B, या फिर आप बात करते हो एचडी एडवेंचर की, तो उन बाइकों के शॉकर इसके मुकाबले कहीं अच्छे हैं। ये इसका ड्रॉबैक है भाई। अब शॉकर के मामले में ही ये बाइक मार खा रही है, क्योंकि अगला शॉकर थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है, पिछला ठीक है, दो जने बैठ जाते हो तो झटके महसूस नहीं होते, लेकिन एक जना बैठता है, अब आप एकदम से बम्प में लेके जाओगे तो महसूस होता है। पर अगर आप हाईवे पे हो और हल्के हल्के बम्प आ रहे हैं, अभी मैं हरिद्वार था तो वहाँ पर एकदम अचानक से गड्ढा आ गया, उसको क्रॉस तो कर दिया इसने, लगा फिर भी हल्का फुल्का तो लगा। तो बस इस बाइक का ये एक ड्रॉबैक है, इसके सस्पेंशन थोड़े और ठीक होने चाहिए थे। अब देखते हैं आगे इसका जो शॉकर ऑयल है वो कम ज़्यादा ग्रेड का करके देखते हैं, तो उससे हल्के हो जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। अब बात कर लेते हैं भाई मेन चीज़ की, सर्विस नेटवर्क। तो भाई सुजुकी का सर्विस नेटवर्क आपको भी पता है कैसा है, या फिर रॉयल एनफील्ड जितना तो बेहतर नहीं है, वो तो उनका सर्विस नेटवर्क तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। पर बाइक ऐसी है कि आपको रेयर चांस ही होंगे कि ऐसी नौबत आए कि आप कहीं पर टूरिंग पे गए हो या आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ जाए, क्योंकि सुजुकी है भाई, जापानीज कंपनी,
और इस बात से सभी एग्री भी करते होंगे कि चीज़ बढ़िया है ये। अब आप अपने शहर में देख लेना शोरूम या फिर सर्विस सेंटर हो तो, क्योंकि इतनी डिमांड में बाइक नहीं है, कम डिमांडिंग बाइक है ये। मेरे को लगता है ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से ही पीछे है, वरना बाइक परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है भाई। तो सर्विस सेंटर हो, अच्छे सर्विस सेंटर हो तो ही अगर आप लेने की सोच रहे हो तो लेना। बाइक में कोई कमी नहीं है, बस सर्विस नेटवर्क आपके वहाँ पर या सर्विस सेंटर आपके वहाँ पर होना चाहिए भाई। अब मेरे पास ऑप्शन थे भाई, या तो हिमालयन ले लूँ मैं 450, या फिर मैं एक्सपल्स ले लूँ। ये दो बाइकें मैंने देखी थी। एडवेंचर बाइक थी जो उसकी केटीएम की, वो मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं उस तरफ जाता ही नहीं भाई, केटीएम की तरफ। तो भाई अब हिमालयन की बात करूँ तो भाई 450 की मेरे पास थी इंटरसेप्टर 650। बाइक दमदार थी भाई, 2 साल मैंने चलाई है, 18,000 किलोमीटर चलाई है उससे ऊपर। बाइक में कोई कमी नहीं थी भाई, बस जब चलते थे ना तो डर लगता था, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक है, अगर खराब हो गई तो, अगर पंचर हो गया तो उसमें मैं अनसेफ फील करता था। अब वो एवरेज इतनी देती थी 20 की एवरेज, 20-21 इंटरसेप्टर मेरी। और उसके पार्ट भाई, ब्रेक जो 2500, 2400, 2200 ऐसे ब्रेक थे उसके, मतलब लगभग 5,000 रुपये खर्चा आ जाता था। फिर मैंने हिमालयन की पता करी, मैं चलो इंटरसेप्टर बेच दिया तो हिमालयन के बारे में पूछ लेते हैं, हिमालयन ले लेंगे। उसके ब्रेक को भी पता करी तो सेम ब्रेक उसके भी भाई सिरेमिक आते हैं उसमें। फिर सर्विस का कॉस्ट भाई उनका भी ऐसे था 2,500-3,000 रुपये, 3,200 रुपये ऐसे। और फिर मैंने एक्सपल्स का पता किया तो एक्सपल्स में एक क्या लगा मुझे कि भाई अब स्पोक्स व्हील हैं उसमें, और मैं टूरिंग करता हूँ, फिर अकेला भी जाता हूँ, तो उसमें फिर मेरे को वही दिक्कत आने वाली थी, कहीं मैं उनको ट्यूबलेस कराता फिरूं। तो इससे अच्छा है कि मेरे को इसमें ट्यूबलेस मिल रहे हैं, एलॉय मिल रहे हैं साथ में, तो ये मेरा प्लस पॉइंट था। अब एक्सपल्स से तो थोड़ी हायर सीसी है ये, उससे एवरेज भी, परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़िया है। बस आप ऑफ रोड उस पे ज़्यादा कर सकते हैं। और इंडिया में लद्दाख में ही मैंने देखा था कि वहाँ पर ऑफ रोड था, और वहाँ पर भी मेरी इंटरसेप्टर भी आराम से चली गई थी। तो इतना ऑफ रोड आपको ये है कि पहाड़ चढ़ना है तो आप एक्सपल्स पे जाओ, और आपको टूरिंग करनी है तो आप ये बाइक ले सकते हैं भाई आंख बंद करके। बाइक 1% दिक्कत नहीं दे रही भाई मुझे, बिल्कुल। मतलब ये नहीं हो गया कि जीवन सुखी सा हो गया बाइक से। बाइक पे पैसे बहुत लगाता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि बाइक पे पैसे नहीं लगाने। हाँ, मैंने 100 सीसी से लेकर 650 तक बाइक चलाई है, उनसे ट्रेवल किया है। अब ऐसा है कि आपको एवरेज चाहिए तो आप 100 सीसी की बाइक ले सकते हैं, पर उसमें पावर नहीं मिलेगी। और पावर के लिए आप 650 सीसी बाइक ले सकते हैं, पर उसमें एवरेज नहीं मिलेगी। और 8 साल के बाइक से ट्रेवल करने के तजुर्बे पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर लंबा चलना है तो बाइक पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो यही बताना चाहता था भाई बाइक के बारे में। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, ये कलर भाई नया आया है, 3 कलर इन्होंने लॉन्च किए हैं। अगर आपका मन है, अगर आप ये चाहते हो कि लो मेंटेनेंस बाइक लूँ, बस टूरिंग भी हो जाए उससे और मैं घूमता फिरता रहूँ, खर्चा कम लगे मेरा बाइक का, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं भाई। वरना फिर आगे तुम्हारी मर्जी, इसलिए ये कहकर मैं तुमसे बच भी जाता हूँ।